सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड करंट अफेयर 2025। तो आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है तो उन्हीं को हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो ये प्रारंभ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। तो देहरादून के यूकॉस्ट में उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, तो इसमें उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें जो वैज्ञानिक हैं मौसम से संबंधित जानकारी इसमें दी जाएगी। इसका जो प्रसारण किया जाएगा 5 जून 2025 से 88.8 मेगाहर्ट्ज पे इसका प्रसारण किया जाएगा। वर्तमान में जो यूकॉस्ट के महानिदेशक हैं दुर्गेश पंत, तो इनके द्वारा जो साइंस रेडियो स्टेशन है इसका परीक्षण किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो स्टेशन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा सखी योजना किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पे आपदा सखी योजना बनाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर आपदा समितियां बनाई जाएगी। इसमें महिला और युवाओं का समूह और जो स्वयं सेवी संगठन है तो इन सभी को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन किसका अध्ययन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन जो गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन है तो ये यहाँ पे अध्ययन करेगा। अब इससे रिलेटेड अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो इसरो का गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करेगा। इसमें जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, तो 8 जून 2025 को गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन तक ये ले जाएंगे और जो ये शोध होगा तो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड नई सौर ऊर्जा नीति के तहत किस वर्ष तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2027 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तराखंड की जो नई सौर ऊर्जा नीति है 2023 की। अब इसमें अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023, तो इसके अकॉर्डिंग 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इसका जो प्रारंभ किया गया था 8 अक्टूबर 2020 को। और जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है तो इससे जुड़ी जो महिलाएं हैं तो इनको अब सौर सखी नाम दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है तो इसके अंतर्गत 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट की जो परियोजना है तो इनको स्थापित करने के लिए 20% से 50% तक का अनुदान इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो महिलाएं हैं SC ST दिव्यांग वर्ग की, तो उनको यहाँ पे 5% का अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जाएगा। और संयंत्र स्थापित करने के लिए इसमें जो ऋण है तो उस पर भी 4% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इसमें UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध कर बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित इसमें कर दी गई है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है तो इसके अंतर्गत जो भी बिजली उत्पादन होगी तो उसकी जो खरीद करेगा UPCL। नेक्स्ट इसमें केंद्र स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं तो इसमें PM सूर्य घर योजना और PM कुसुम योजना, तो ये केंद्र स्तर पे 2 योजना इसमें चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य इसमें रखा है
और 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून का जो गुनियाल गांव है, तो यहाँ से उत्तराखंड विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के 95 विकासखंड, 670 न्याय पंचायत और 11,400 गाँव में जो कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी हैं, ये डायरेक्ट किसानों से इसमें संवाद करेंगे। तो गुनियाल गांव से जो ये कृषि संकल्प अभियान है, तो इसकी शुरुआत की जाएगी। तो 12 जून को देश भर के 700 से अधिक जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों से डायरेक्ट इसमें संवाद किया जाएगा। तो इस अभियान के अंतर्गत जो किसान हैं, तो उनको उनकी भूमि, जलवायु और ज़रूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित इसमें किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण इसमें उद्देश्य रखा गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान पॉली हाउस निर्माण के लिए किया गया है और इसमें उत्तराखंड में जैविक चाय बागान के रूप में धौला देवी मुंशियारी बैताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, तो इसको स्वीकृत किया गया है। तो 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से सेब नीति, कीवी, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन, तो इसके लिए 1200 करोड़ रुपया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निवेश के आधार पर श्रेणी ए में शामिल जनपद का कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो उत्तराखंड की जो निवेश नीति है 2023 की, तो उसके आधार पर जो श्रेणी ए में शामिल जनपद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें श्रेणी ए में पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर, तो ये सारे जनपद श्रेणी ए में शामिल हैं। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र में श्रेणी ए में शामिल जनपद हैं, इसमें आ जाएगा पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी। और श्रेणी बी की बात करें तो इसमें अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और देहरादून, तो ये श्रेणी बी में शामिल जनपद हैं। इसमें जो श्रेणी ए में शामिल जनपद हैं, तो बड़े उद्योग लगाने पे इनको 2% और जो श्रेणी बी में शामिल जनपद हैं, तो इनको 1% के अतिरिक्त सब्सिडी इसमें दी जाएगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा उत्तराखंड में अस्थायी रोजगार देने की जो सीमा है, तो ये निर्धारित की गई है। तो जो औद्योगिक नीति है 2023 की, तो इसके आधार पे जो 4 श्रेणी है, तो इसमें लार्ज श्रेणी में 50, अल्ट्रा लार्ज के लिए 150, मेगा के लिए 300 और अल्ट्रा मेगा के लिए 500 लोगों को अस्थायी इसमें रोजगार देना होगा। तो ये इसमें सीमा निर्धारित की गई है। तो 4 इसमें कैटेगरी हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए कितने कितने इसमें लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला पहला जनपद बना है। तो ये जनपद बना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बागेश्वर जनपद। तो उत्तराखंड जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला बागेश्वर इसमें बना है। इसके अलावा जो अन्य जनपद हैं, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, तो इनमें भी 99% काम इसमें पूरा हो चुका है। इसके अलावा इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, तो 2026 तक जो जल जीवन मिशन है, तो प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55% लीटर जलपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो 55 लीटर इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी नीति के तहत
एरोमा क्षेत्र का टर्नओवर 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1400 करोड़ रुपए का टर्नओवर 2035 तक इसमें रखा गया है। तो उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के तहत जो एरोमा क्षेत्र है तो उसको बढ़ाने के लिए 2035 तक 1400 करोड़ रुपए का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और जो महक क्रांति नीति है तो इसके तहत टिमरू, डेमसप, गुलाब, दालचीनी, लेमन ग्रास, मिंट, तुलसी, सिट्रोनेला और तेजपत्ता तो इनकी खेती के लिए इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो सुगंध पौध केंद्र है सेलाकुई तो इनके द्वारा महक क्रांति नीति का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। अब इसमें जो महक क्रांति नीति है तो इसके तहत पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर तो इन 7 जनपदों में एरोमा वैली विकसित की जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किन 7 जनपदों में जो एरोमा वैली है वो विकसित की जा रही है। तो ये 7 जनपद इसमें दिए गए हैं तो आप लोग इनको नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपसिया बगड़ हाइड्रो परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गौरी गंगा पर ये परियोजना बनी है पिथौरागढ़ जनपद में। टोटल 120 मेगावाट की ये परियोजना रहेगी। तो रूपसिया बगड़ हाइड्रो परियोजना तो इसको स्वीकृति दी गई है पिथौरागढ़ जनपद में आपकी ये रहेगी गौरी गंगा नदी पे। टोटल 120 मेगावाट की ये परियोजना रहेगी। सिरकरी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना तो इसके लिए स्वीकृति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीएम धामी द्वारा 4 नई कृषि नीति लॉन्च की है, निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बीज नीति इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट मिशन, इसके अलावा सेब नीति। तो ये 4 कृषि नीतियाँ हाल ही में सीएम धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें फर्स्ट आपकी आ जाएगी कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई नीति और मिलेट मिशन। तो ये 4 कृषि नीति हाल ही में सीएम धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें जो उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली है तो इसकी भी शुरुआत की गई है। तो इसी अवसर पर सीएम धामी के द्वारा 4 नई कृषि नीति इसमें लॉन्च की गई है। तो इसमें जो ई रूपी प्रणाली है तो इसकी शुरुआत की गई है। तो इससे किसानों के लिए उत्तरदायी, पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम इसमें बनेगा। तो जो ई रूपी प्रणाली है तो इसके माध्यम से जो किसानों को मिलने वाला अनुदान है ई वाउचर, SMS या QR कोड के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। तो इसमें जो ई रूपी प्रणाली है तो इसकी भी शुरुआत की गई है। तो इसका संबंध किसानों से है, जिसमें किसानों का जो अनुदान है तो इनको डायरेक्ट उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला छोजिन आंगमो किस राज्य की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिसेंटली इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो ये दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले की रहने वाली है। तो इनके द्वारा ये कीर्तिमान हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहले दृष्टिबाधित महिला छोजिन आंगमो किस राज्य की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिसेंटली इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो ये दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले की रहने वाली है। तो इनके द्वारा ये कीर्तिमान हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो रिसेंटली इनके द्वारा 31वें बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरपा। तो इनके द्वारा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर दिया गया है। तो ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतह करने वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जितेशु एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नव्या पांडे के द्वारा इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो हल्द्वानी की रहने वाली नव्या पांडे। तो इनके द्वारा जो जितेशु जो एशियन चैंपियनशिप हुई है 2025 में, तो ये जॉर्डन की राजधानी अस्मान में आयोजित कराई गई थी। तो इसमें 45 किलो भार वर्ग में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो ये उत्तराखंड की महिला है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूंग गेंटजर और कॉलिन गेंटजर को किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। इसमें उत्तराखंड के 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 में इनको दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट राधा भट्ट, जिनको सामाजिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ह्यूंग गेंटजर और कॉलिन गेंटजर, तो इनको मरणोपरांत शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये आज का करंट अफेयर्स है। तो अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।